जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं हिंदी ट्रिक्स बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोगों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, समास होने वाला है, जो सभी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के आते हैं। तो हम लोग समास को ऐसा पढ़ेंगे कि हमें कभी और किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो समय हम लोग भले इसमें ज़्यादा लगाएं, पर हम लोग अच्छा पढ़ेंगे। तो देखते हैं समास जैसे है। समास आप लोग जानते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सम और दूसरा शब्द क्या है, आस। तो पहले शब्द का आशय क्या है, सम का मतलब क्या होता है, समीप। जैसा कि आज से साबित हो रहा होगा या आपको समझ में आ रहा होगा, आज से आशय है आसन का। यानी तो इसका अगर अर्थ लिया जाए, समास को अगर समास की परिभाषा बनाया जाए तो शब्दों को समीप समीप लिखना या बैठाना। आसन मीन्स क्या होता है, बैठाना। तो शब्दों को समीप बैठाना, समीप बैठाना या फिर समीप लिखना, यही क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। और समास में देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं कि समस्त पद क्या होता है, समस्त विग्रह क्या होता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह, उत्तर पद, पूर्व पद, ये कुछ 4-5 ऐसे शब्द हैं जो आपके समास में बहुत आपको काम देंगे और आपके परेशानी के कारण भी बनते हैं। सर उत्तर पद नहीं समझ में आ रहा है, पूर्व पद क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो एक पद और भी होता है, गौण पद होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये पद आपको समास करने में जान लेंगे तो बहुत ही लाभदायक होंगे। तो समस्त पद का मतलब क्या होता है, 2 शब्दों का इकट्ठा रूप। समस्त पद का मतलब 2 शब्दों का इकट्ठा रूप, 2 शब्दों का इकट्ठा रूप, इकट्ठा रूप, ये क्या हो गया, समस्त पद मतलब 2 शब्दों का इकट्ठा रूप। जैसे रसोई घर एक उदाहरण है, रसोई घर। तो यहाँ पे जैसे इसका समास विग्रह अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो अब रसोई के लिए घर जब हम इसका समस्त पद करेंगे तो इसके लिए को हम हटा देंगे, तो रसोई घर हम इकट्ठा लिख देंगे, रसोई घर। तो यही रसोई घर जो हमने इकट्ठा लिखा है, इसी को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। इसी तरह समास विग्रह भी होता है। समास विग्रह मतलब 2 शब्दों का समास विग्रह, सामासिक पद को तोड़ना। जैसे हमारा ये क्या है, मान लीजिए ये रसोई घर हमने लिखा, ये रसोई, ये हमने लिखा रसोई और ये घर लिखा, ये क्या है, ये क्या है, एक समासिक पद है। इसी समासिक पद को जब हम तोड़ के यहाँ पे क्या ले आए, रसोई के लिए घर लाए, तो इसी को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, यानी समासिक पद को तोड़ना। जब हम इसको तोड़ देंगे, रसोई के लिए घर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। और इसी तरह देखिए उत्तर पद क्या होता है, उत्तर मीन्स होता है बाद, उत्तर मीन्स क्या होता है, बाद। तो उत्तर पद मतलब बाद वाला होता है, बाद वाला पद जो होता है वो क्या होता है, उत्तर पद होता है, यानी बाद वाला। और पूर्व पद मतलब पूर्व माने पहले, आप लोग जानते हैं, तो इसका मतलब पहले वाला पद, पहले वाला पद। इसी तरह गौण पद मतलब जो सबसे कम महत्वपूर्ण हो उसे क्या कहते हैं, जो अर्थ बहुत कम दे उसे क्या कहते हैं, गौण पद कहते हैं। जो सबसे कम महत्वपूर्ण उसे क्या कहते हैं, गौण पद कहते हैं। और हम लोग चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और थोड़ा सा भैया आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और मेरी मेहनत में आपको कुछ दिखे कि हाँ कम समय में हमको ज्यादा कंटेंट मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर करिए। किसी भी एग्जाम में मैं वर्णमाला पढ़ा चुका हूं, वहां से आप लोग देखें तो सारे के सारे प्रश्न आप लोग वहां से बना लेंगे। इसी तरह हम देखेंगे समास के प्रकार। अगर आपसे समास के प्रकार पूछा जाए तो समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार। अगर ये पूछ लिया जाए समास के प्रकार बताइए, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर उसमें फोकस कर दिया जाए कि मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो फिर 4 प्रकार होते हैं, नहीं तो समास के फिर 6 प्रकार होते हैं। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा इसी समास में मतलब 4 भेद होते हैं, उसी के फिर कुछ भेद हम लोग डिवाइड करेंगे। तत्पुरुष समास,
अब तत्पुरुष समास के यहाँ पे दो भेद हो जाएंगे, आगे मैं आपको समास बताऊंगा। मतलब इसका तीसरा समास है क्या, द्वंद्व समास, और चौथा क्या है, बहुव्रीहि समास। ये हमारे समास के क्या है, मुख्यतः वाले भेद है, मतलब जिनको ये समास के चार भेद माने गए हैं। अब इस तरह से तत्पुरुष समास के दो भेद, यहाँ पे से तत्पुरुष समास के दो भेद, पहला भेद द्विगु समास, और एक बचा क्या, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो ये तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। बाकी ये चार मुख्यता हैं। इन दोनों को हम 6 भाग से मुख्यता में क्यों नहीं गिनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तत्पुरुष समास का होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, इसको आप लिख लीजिएगा। और इन दोनों में भी क्या होता है, उत्तर पद ही प्रधान होता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इस कारण से इसको 6 भेद नहीं मानते हैं मुख्य आधार पर, क्योंकि इन तीनों समास का उत्तर पद ही प्रधान होता है, इसीलिए केवल इसे तत्पुरुष समास के दो भाग बता दिए गए हैं। और अव्ययी भाव समास सबसे पहले हमने लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्व पद प्रधान। अभी मैंने भैया आपको वीडियो में पहले ही बता दिया हूं कि पूर्व पद मतलब क्या होता है, पहले वाला पद, और उत्तर पद मतलब क्या होता है, बाद वाला पद। तो यहाँ पे पूर्व पद हो गया, यहाँ पे उत्तर पद हो गया। अब पूर्व पद और उत्तर पद हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, दोनों पद प्रधान। यहाँ पे क्या आएगा, दोनों पद प्रधान। अब जब पूर्व पद पहले प्रधान हो गया, फिर उत्तर पद प्रधान हो गया, फिर दोनों पद प्रधान हो गए, तो अब क्या आएगा, इनके बाद मानी कोई तीसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होने के बाद कोई तीसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान। तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बस आपका समास खत्म यहीं पे होता है। अब हम लोग इसको एकदम ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे कैसे होते हैं। तो सबसे पहला समास हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अच्छे से पढ़िएगा, खूब ध्यान से, यहीं से सारे प्रश्न आएंगे। ये नहीं कि मैं आपको थोड़ा सा मैटर देते हैं और लोग 1 घंटे का वीडियो बना देते हैं, मैं आपको 15 से 20 मिनट में वही मैटर दे रहा हूं, उनसे अच्छा कंटेंट आपको बना के मैं दे रहा हूं। अब अव्ययी भाव समास की कुछ ट्रिकें हैं जिसे आप पहचानिए। इसमें क्या होता है, उपसर्ग पद आते हैं। उपसर्ग आप सभी जानते होंगे, जो किसी शब्द के पहले कोई शब्दांश जोड़कर शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग होते हैं। इसे प्रथम पद प्रधान होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रथम पद प्रधान। और इसमें इसकी और पहचान क्या है, जैसे यहाँ पे समान अर्थ देने वाले भी शब्द आते हैं, जैसे कुछ अभी मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताऊंगा। समान अर्थ देने वाले शब्द, और इसकी जैसे कुछ और कुछ शब्द हैं, जैसे एक है यथा, यथा प्रति, ये शब्द हैं जो समास में आ जाएंगे। भर, जैसे पेट भर, ये इनकी चार क्या है, चार ट्रिक हैं। अगर इन चारों ट्रिकों को आपको याद रहेगा तो आप अव्ययी समास आराम से बना लेंगे। जैसे पहला क्या है, उपसर्ग पद प्रधान होता है किसमें, अव्ययी भाव समास में। प्रथम पद प्रधान होता है किसमें, अव्ययी भाव समास में। समान अर्थ देने वाले शब्द आते हैं किसमें, अव्ययी भाव समास में। और यथा, प्रति, भर आदि, हालांकि इन्हीं शब्दों से आपको मिल जाएगा, ये शब्द आते हैं तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। जैसे कि अब एक उदाहरण देखे हैं, आजन्म। यहाँ पे देखिए आजन्म में ये आ क्या है, आ एक उपसर्ग है। अगर उपसर्ग आ जाए तो हम क्या मानेंगे, अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रिक में लिखवाया है कि ये उपसर्ग आने पर ये होता है अव्ययी भाव समास। यहाँ पे देखिए अव्ययी भाव समास है, जैसे प्रतिदिन है, प्रतिदिन। अब देखिए प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, यहाँ तुरंत देखिए प्रति लिखा है, तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह आप भी अपने और किताबों में, जो भी आपके पास किताब होगी उसमें आप लोग देखिएगा, ये शब्द मिलेंगे तो अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह जैसे समान अर्थ देने वाले शब्द देख लेते हैं कौन है, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, रातों रात, रातों रात।
ये शब्द क्या है, समान अर्थ दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी तरह जैसे भर का, जैसे मैंने बताया आपको पहले, भर पेट, यथा का यथाशक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट समास है, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, ये आपके क्या हो गए, अव्ययी भाव समास हो गए। जैसे कि अब आगे आपको बताता हूं मैं, हमारा अगला भेद क्या है, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष थोड़ा सा लंबा है, वो अगले वीडियो में केवल मैं तत्पुरुष पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको पहले अभी क्या बता देता हूँ, द्विगु समास बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ। कमरे में बिखरा सन्नाटा, जैसे हम लोग विद्यार्थी जीवन में हम लोगों का क्या हाल होता है कि कमरे में बिखरा सन्नाटा, चंद किताबें और कुछ सपने। हम लोग जब आते हैं अपने घर से इलाहाबाद की तरफ या किसी और शहर में, तो हमारा हाल यही होता है, कमरे में बिखरा सन्नाटा, कुछ किताबें और कुछ सपने, देखो जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी में। मतलब हम लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं पढ़ने के लिए कि आगे का जीवन जो हमारा हो क्या हो जाए, एकदम अच्छा हो जाए। इसी तरह से हम लोग अपना अगला समास शुरुआत करते हैं, द्विगु समास। तो द्विगु समास में देखिए भैया क्या होता है, इसकी भी ट्रिक ले लीजिए। द्विगु समास उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। क्या होता है इसमें, उत्तर पद प्रधान। उत्तर मतलब बाद वाला, उत्तर मतलब जो बाद में आए उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास मतलब इसमें इसकी ट्रिक है, संख्यावाची, इसमें संख्यावाची शब्द आते हैं। द्विगु समास का मतलब नीचे नहीं आ रहा है क्या, जैसे इसमें देखिए द्विगु समास का मतलब पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पेज पर उत्तर पद प्रधान, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और संख्यावाची पहला शब्द होता है, दूसरा शब्द क्या होता है इसका, उत्तर पद प्रधान होता है। पहला वाला क्या होता है, संख्या शब्द होता है, दूसरा वाला क्या होता है, उत्तर पद इसका प्रधान होता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे पंचवटी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग पहला शब्द मैंने आपको बताया क्या होगा, संख्यावाची होगा। पंच मीन्स पांच, पंच का मतलब पांच, यह क्या हो गया, पांच क्या है, संख्यावाची शब्द है। तो पंच का मतलब पांच, यानी पंच जहां पे संख्यावाची शब्द आ जाए वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। इसी तरह वट, वट मीन्स क्या होता है, वृक्ष होता है, वृक्ष। तो यहाँ पे देखिए वृक्ष क्या है, वृक्ष प्रधान पद है। वृक्ष की ही विशेषता यह बता रहा है कि वृक्ष कितने हैं, पांच है। जहां पे संख्या आ जाए वहां पे द्विगु समास होता है। इसी तरह देख लीजिए, जैसे चौराहा, ये चौराहा में देखिए जहां पे चौ आ रहा है, चौ मीन्स क्या होता है, चार, और राह मीन्स क्या होता है, रास्ता। चार राहों का समूह जहां पे हम लोग बैठ के अपनी चाय चुक्कर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। इसी तरह जैसे एक उदाहरण देखिए, दशानन। यहाँ पे देखिए दशानन का मतलब 10, 10 से आ गया, 10 से तुरंत आप लोग 10 हैं सिर्फ, यहाँ पे तुरंत क्या लगाएंगे आप लोग, द्विगु समास कह देंगे। अब द्विगु समास यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे, मेरे कुछ प्यारे भाई ये भी बोलेंगे कि सर यहाँ पे भैया यहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास भी होता है। लेकिन मैं अभी आपको द्विगु बता रहा हूं तो द्विगु ही बताना जरूर, क्योंकि इसमें भी क्या है, संख्यावाची है। लेकिन जहां पे अगर आपको बहुब्रीहि भी ऑप्शन में दिया हो, द्विगु भी दिया हो, तो आप क्या मारेंगे, बहुब्रीहि मारेंगे। अभी हम बहुब्रीहि पर आएंगे तो इसकी चर्चा अच्छे से करेंगे, पूरे आपके दिमाग में इसको बैठा लिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण, अपना राज्य है कोई पंजाब, यहाँ पे देखिए पंच मतलब पंजाब मतलब पांच, तो ये भी क्या इसका उदाहरण हो जाएगा, इसी का उदाहरण हो जाएगा। एक समास हम लोग अब देख लेते हैं, अगला समास अपना क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद हम अपनी कक्षा को खत्म करेंगे और फिर अगले दिन तत्पुरुष समास को खत्म करेंगे, कर्मधारय समास को खत्म करेंगे और बहुब्रीहि समास को खत्म करेंगे। आज हम लोग द्वंद्व समास देख लेते हैं। अब द्वंद्व समास में इसमें क्या होता है, इसमें देखिए पहला पद प्रधान, द्विगु समास में क्या हुआ, उत्तर पद प्रधान, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। ना तो पहला पद प्रधान ना तो दूसरा पद प्रधान, इसमें क्या हो गया, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। अगली इसकी पहचान क्या है, इसमें योजक चिन्ह आते हैं, दोनों पदों के बीच में क्या आते हैं, योजक चिन्ह आते हैं। पदों के बीच में योजक चिन्ह आते हैं, दोनों पदों के बीच में क्या आते हैं, योजक चिन्ह आते हैं। इसमें समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय
समास विग्रह करने के समय 2-3 शब्द आते हैं, कौन कौन से? या, अथवा, और, ये 3 शब्द आते हैं क्या? समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह मैंने पहले ही आपको बता दिया है क्या होते हैं, और ऐसे पद सामान्यता क्या होते हैं? एक साथ आते हैं और विपरीत अर्थ देते हैं। इसमें क्या होता है? शब्द एक साथ आते हैं, पद एक साथ आते हैं और विपरीत अर्थ देते हैं, अर्थ देते हैं। ये हो गए आपके किसके परिभाषा? द्वंद्व समास की परिभाषा। अगर मैं इसको परिभाषा बनाना चाहूँ, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। केवल आपको परिभाषा बुक्स में जो दे देंगे यही दे देंगे, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे द्वंद्व समास होता है। और भैया योजक चिन्ह को कौन बताएगा, किस क्या लगा के हम इसको करते हैं समास विग्रह, ये कौन बताएगा? और विपरीत शब्द कौन बताएगा? किताब वाले नहीं बताएंगे, ये आपको हम लोग ही मदद करेंगे। 2-3 किताबें पढ़ के उसकी सहायता लेके आपको इसके कुछ उदाहरण देते रहता हूँ, जैसे माता, पिता। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या आता है? योजक चिन्ह आता है और अथवा या, इन तीनों से हम लोग इसका विग्रह करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? और होगा। और ज्यादातर समासों में होगा जहां पे या और अथवा होगा, उसको मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे आप लोग परीक्षा प्रश्न में जाते हैं तो वहां पे प्रश्न आता है, चाहे प्रश्न संख्या 4 करिए अथवा प्रश्न संख्या 5 करिए, तो यहाँ पे अथवा नहीं लगेगा, क्योंकि माता पिता में अथवा नहीं लगेगा, इसमें और लगेगा, माता जी और पिताजी। इसी तरह भाई और बहन है, भाई और बहन, इसका समासिक पद क्या बनेगा? भाई बहन। यहाँ पे देख लीजिए विपरीत भी बता रहा है, पहला योजक चिन्ह मान लीजिए, ना दे तो विपरीत देख लीजिएगा। इसी तरह सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख। अब यहाँ पे आप सुख दुख, सुख और दुख, चाहे सुख आएगा चाहे दुख आएगा, इसको ये भी बना सकते हैं सुख या दुख, चाहे हमारे पास सुख रहेगा चाहे दुख रहेगा, या करके भी आप लोग इसका विग्रह कर सकते हैं। जैसे विग्रह है अपना, पराया। पहली बात योजक चिन्ह देगा, योजक चिन्ह नहीं दे रहा है तो एक अपना होता है एक पराया होता है, तो तुरंत आप लोग परिभाषा में देखिएगा, विपरीत शब्द मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो अपना पराया में भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका विग्रह अपना या पराया, या तो ये मार्कर मेरा हो सकता है या तो फिर पराया हो सकता है। इसमें अपना और पराया नहीं होता, कोई अपना ही होगा या तो कोई पराया ही होगा, उसमें और नहीं कर सकते हैं। इसी तरह भला बुरा का उदाहरण भी है, भला और बुरा। इसी तरह वो भी हो जाता है, जैसे भला और बुरा में ये हो जाएगा भला या तो फिर बुरा, या तो वो भला है या तो बुरा है। इसमें ट्रेंड पे जो एक चल रहा है उदाहरण, वो सबसे ज्यादा चल रहा है, संख्या जहां पे आती है, जैसे 63 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह बहुत ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या गलती करते हैं भैया? यहाँ पे गलती करते हैं 63, यानी 63 मतलब गिनती सोच लेते हैं तुरंत, और तुरंत कहाँ चले जाते हैं? द्विगु समास में चले जाते हैं। तो गिनती देखे नहीं, तुरंत द्विगु समास में चले गए। लेकिन जब हम लोग इसको करेंगे 63, 60 और 3, तो यहाँ पे 3 पहले है तो 3 और 60 मिलकर क्या बना? 63 बना। यहाँ पे देखिए और का आया, इसका मतलब द्वंद्व समास होगा। मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे और मैंने आपको समास बहुत अच्छे से डिफाइन किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता हो कि मेरी मेहनत हुई है इस समास को पढ़ाने में, आपको बताने में, तो आप लोग कमेंट करिए कि बताइएगा। और धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।